तो जो हमारा पुराना वीडियो था वो किसी न किसी कुछ ना कुछ टेक्निकल रीजन के कारण कट गया था, तो उस वीडियो को हम पूरा कर रहे हैं। तो इसमें बात कर चलें तो मैंने नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए मैंने कर्व बना दिया था। तो ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए कर्व है। ये फिर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए कर्व की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के लिए बात करें तो ना क्या चीज़ सेम रहती है, Km सेम रहता है, यानी कि V1 में चेंज आएगा, Km सेम रहेगा, V1 में चेंज आएगा इसके Vmax में। ये होता है। ये किसका वन तक कर्व आ गया हमारा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। फिर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में से आप याद करें कौन सा नो इनहिबिटर का होगा, कौन सा इनहिबिटर का हो गया, तो 1/Vmax इसका ज़्यादा है, यानी कि इसका Vmax इस तरीके से कम है, तो इस तरीके से वन बाई Vmax का ज़्यादा है, यानी कि Vmax की वैल्यू इसके लिए कम है, यानी कि इसमें इनहिबिटर जुड़ा हुआ है। और ये विदाउट इनहिबिटर होगा। ये आ गया। फिर लास्ट करवाता है हमारा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पे ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है वो आपस में क्रॉस करती ही नहीं है कभी भी। Km वैल्यू भी अलग हुई, 1/Km की वैल्यू, और इसकी Vmax की वैल्यू भी अलग रहेगी। ये ध्यान रखना ये लाइन्स है वो पैरेलल चलती हैं। Vmax की वैल्यू ये जिसमें ज़्यादा होगी वो क्या होगा हमारा, यहाँ कंसनट्रेट आती है, कंसनट्रेट कोई बताता है ये किसका कर हो गया, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का हो गया। तो ये कर्व हुआ। फिर बच्चे कुछ बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर, यानी कि एक तरीके से कॉन्वेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, वो इधर एक्टिव साइड के संग वापस चिपक के बैठ जाती है, तो इसी कारण उसका रिवर्सिबल नहीं होता। कुछ भी चेंज करेंगे तो आप सब्सट्रेट की मात्रा में चेंज करें तो उसमें कुछ परिवर्तन नहीं आएगा, तभी वो इरिवर्सिबल है। तो इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कुछ बनता ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जुड़ गया तो वो जुड़ ही गया इस तरीके से, ये चीज़ रहती है। इसलिए इरिवर्सिबल रिवर्सिबल कोई उसमें योगदान नहीं रहेगा। पहले 2-4 इनहिबिशन और की बात करते हैं, हालांकि ये फिजियोलॉजी और जुड़े रहते हैं कुछ। पहला आता है हमारा सुसाइडल इनहिबिशन। सुसाइडल इनहिबिशन क्या हो रहा है कि उसमें इन्वर्ट इनहिबिटर है वो कन्वर्ट हो जा रहा है एंजाइम की सहायता से ऐसे सब्सटेंस में जो कि और ज़्यादा मोर पोटेंट इनहिबिटर है। एग्जाम्पल क्या रहेगा, एलोजेंथिन में कन्वर्ट होगा। एलोजेंथिन किसका काम करेगा, सुसाइडल इनहिबिशन का।
किसका होता है कॉम्पिटिटिव इनिवेटर, ज़ैंथेन ऑक्सीडेज का। ज़ैंथेन ऑक्सीडेज की सहायता से ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एलोजेंथिन में, जो कि सुसाइडल इनिबिशन होगी, जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंट इनिबिटर है ज़ैंथेन ऑक्सीडेज का। फिर आता है हमारा फीडबैक इनिबिशन। इसके बारे में मुझे कुछ खास बताने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में फिजियोलॉजी में ज़्यादा देखा होगा। ये फीडबैक इनिबिशन, जो प्रोडक्ट यदि ज़्यादा बनेगा तो इस एंजाइम को की एक्टिविटी को कम करेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, सब्सटेनाइल। तो हीम सिंथेसिस वाली प्रोसेस है। हीम सिंथेसिस में हीम है वो खुद ही इनहिबिटर करता है किसका, हीम सिंथेसिस में ALA सिंथेसिस को, एमाइनो लेविनिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। ALA सिंथेसिस का इनहिबिशन करके जब ब्लॉक फाइनल स्टेज में हीम की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये तरीके से फीडबैक इनहिबिशन आ गया, यानी कि प्रोडक्ट है वो खुद अपने जो एक्टिविटी है यानी अपने के बनने को एक्टिविटी को रोक रहा है। तो इस प्रकार आ गए हमारे एंजाइम इनहिबिशन आ गए सारे। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर में बच रहा है मेन, वो है हमारा आइसो एंजाइम। इसको हल्के में बदल लेना, ये एक इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार से क्वेश्चन आ जाते हैं। आइसो एंजाइम की बात करते हैं तो ये होता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम क्या होती है, क्योंकि मतलब एक ही रिएक्शन पे काम करती है। यानी कि एक ही एंजाइम होगा, कोई रिएक्शन सेम है लेकिन उसकी फॉर्म डिफरेंट होगी। जैसे कि एमाइलेज होता है, वो उसका क्या काम रहता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन का काम रहता है, तो एमाइलेज भी काफ़ी होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज पाया जाता है, वो एक एमाइलेज होता है। पैनक्रियाट में माइलेज पाया जाता है, वही एमाइलेज होता है। काम वगैरह सेम रहते हैं, लेकिन क्या है कि उनका मैं बस थोड़ी सी जगह के आधार पर इंटर आ गया, जैसे वेरिएशन आगे उनमें बाकी की वो उनकी एक्टिविटी सेम रहती है, थोड़ा बहुत अंतर उनके संगठन में होता है, तभी तो उनका जो नाम है वो अलग अलग लिया जा रहा है, नहीं तो अलग अलग नहीं लिया जाता। इसलिए तो थोड़ा वो जो उनकी प्रॉपर्टी है मैं बताऊंगा कि जिस किस किस के कारण उसमें अंतर आ सकता है इस तरीके से, लेकिन उनकी जो काम होगा वो सेम रहेगा, वो सेम रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम करेंगे। तो पहले तो इसमें पता है तीन दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो वो कैसे फॉर्म बनते, कैसे बनते कैसे हैं। और तो एक तो इसमें आते हैं कि देखिए ट्रू आइसोमेरेज। ट्रू आइसोमेरेज कौन से होते हैं कि जो एकदम डिफरेंट जीन से निकलते हैं। डिफरेंट जीन या डिफरेंट क्रोमोसोम से निकलता है, लेकिन उनका एक्शन सेम रहता है। जैसे पैनक्रियाटिक एमाइलेज और सलाइवरी एमाइलेज में क्या अंतर था कि ये डिफरेंट जीन से निकल रहे हैं। तो इससे ट्रू आइसोमेरेज होता है, इसमें डिफरेंट जीन होती है। फिर मैं बात करके चलूँ आइसोफॉर्म की। इसमें क्या होता है, डिफरेंट होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। जैसे ALE के 6 फिनोटाइप्स होते हैं। फिर आते हैं एलो एंजाइम। एलो एंजाइम समझ जाएगा, एलो से एलील, यानी कि जीन तो सेम रहती है, सेम जीन रहती है, बट डिफरेंट एलील रहते हैं। डिफरेंट एलील की बात की जाए तो कौन कौन से रहेंगे डिफरेंट एलील, यानी कि इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आएगा हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज प्रत्येक आदमी में अलग अलग मिलता है अपने हिसाब से,
काफ़ी 400 के आसपास तो आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। तो ये ग्लूकोज 6 फास्फेट है, ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज है, वो सब जगह अलग अलग मिलता है। फिर लैक्टो डिहाइड्रोजनेज की बात करिए, चलिए जैसे ये तो एलो एंजाइम तो प्रत्येक आदमी में एक ही मिलेगा, सारे टाइम मिलेंगे नहीं। एक और आता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वाला, जो कि क्या मिलेगा, ऑल फॉर्म प्रेजेंट इन बॉडी, किन्हें LDH 1 से लेके 2 3 4 5 ऑन इलेक्टेड डिहाइड्रोजन। तो इतने 4 प्रकार के आ गए इस तरीके से। कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलेंगे इस तरीके से आपको देखें तो, जैसे अब ठीक है चलो यूज को कंटिन्यू कर देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे इसमें कि इलेक्ट्रोफोरिक मूविलिटी अलग अलग मिलेगी, यानी कि LDH 1 में जैसे था तो उसके बगान 2 3 4 ऐसे करके 5 में सबसे कम 1 में सबसे ज़्यादा रहती है। LDH का डिफरेंशिएशन इसके आधार पे किया जा सकता है इस तरीके से एग्जाम्पल में। फिर हीट स्टेबिलिटी होता है, तीसरा क्या होगा इस तरीके से इनहिबिटर्स, कुछ पे इनहिबिटर्स काम करेंगे, कुछ पे इनहिबिटर्स नहीं काम करेंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, बाइंडिंग साइड हो सकती है कि रिएक्शन सेम काम कर रही हो। एंजाइम के केस में ये हो सकता है ना कि इसमें इनहिबिटर के बाइंडिंग साइड नहीं हो, जैसे कि इसमें मान के चले इस तरीके से इसमें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तो नहीं आएगा। इसमें कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर तो सिंपल सी बात है, इसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की बाइंडिंग साइड सेम रहती है, सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड तो रहनी जरूरी है सेम एंजाइम में, तभी तो वो एंजाइम आइसो एंजाइम है। तो इसमें एंटर केस में आएगा इस तरीके से, जो इस तरीके से हमारा जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर है उसमें अंतर आएगा कि कुछ चीज़ें होंगी जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर हो रही होंगी किसी के कारण और किसी के कारण नहीं हो रही होंगी। को फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें। को फैक्टर पे ध्यान रखना, एग्जाम्पल ध्यान रखना जरूरी है इसका। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का जो साइटोसोल में जो वेरिएंट मिलता है उसमें रहता है इस तरीके से कोफैक्टर हमारा NADP, और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में जो रहता है उसका में कौन सा रहता है NAD। ये जान रखनी जरूरी है। एंटीबॉडीज में अंतर मिलेगा इसमें, एंटीबॉडीज के आधार पर, और उसके अलावा टिश्यू ऑफ ऑरिजिन के आधार पर अंतर मिल सकता है। ये इस तरीके से इस प्रकार आपको मिल सकते हैं। Km का वेरिएशन भी मिल सकता है। तो ये आपका वेरिएशन होता है, हीट के लिए वेरिएशन मिलेगा। जो भी आप चीज़ें अपने फैक्टर अफेक्टिंग वाले में पढ़े होंगे तो आपने जैसे कि Km वैल्यू पढ़ी होगी, इस तरीके से हमने वो पढ़ा था, इस तरीके से को फैक्टर वगैरह पढ़े थे, वो प्रोवाइड करते हैं उसकी एंजाइम एक्टिविटी को। इनहिबिटर्स है कि नहीं है वो प्रोवाइड करते हैं, स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है हीट में। तो जो जितने भी फैक्टर हैं सारे के सारे एक तरीके से इस पर भी इफेक्ट डालते हैं। बेसिक चीज़ें तो सेम रहेंगी, लेकिन जो भी इतने एक्स्ट्रा में जो इफेक्ट आ रहे थे वो उसके आधार पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है आइसो एंजाइम को। ये भी यस, क्योंकि बाकी की जो एंजाइम के लिए जो प्रॉपर्टी है, इनकी जो एक्टिविटी है वो तो सारे की सारी सेम रहती है, सेम तरीके से कैटालाइसिस करते हैं इनका एक्टिव एंजाइम का, मतलब रिएक्शन का। तो इसलिए ये आइसो एंजाइम इस प्रकार सेम रहते हैं। मेन चीज़ आप ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल ध्यान रखने जरूरी है। LDH वाले एग्जाम्पल हुए, या फिर एमाइलेज वगैरह वाला एग्जाम्पल हुआ, या एल्कलाइन फॉस्फेटेज वाला मैंने एग्जाम्पल बताया, या ग्लूकोज 6 डिहाइड्रोजनेज वाला एंजाइम बताया। तो ये काफ़ी बार 2-4 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। ये चीज़ ध्यान रखनी जरूरी है आपको। अगले चैप्टर में हम क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी की बात करेंगे, क्लिनिकल एक्सपर्ट, जो कि मेरे हिसाब से मेरे लिए या हमने आप जब आप आगे पढ़ेंगे या क्लिनिकल टेस्ट सॉल्व करेंगे वो मेन होगा। तो उसके लिए ये लेक्चर हमारा, ये जो नॉर्मल चैप्टर था कि हमारा एंजाइमोलॉजी के बारे में वितरण, उसका
हमारा ख़त्म हुआ। मैं चाह रहा था इसको मैं 2 ही लेक्चर में निपटा दूँ, लेकिन बीच में ये मेरे साथ कुछ बात आ गई, कॉल आ गया, जिसके कारण जो वीडियो था वो बीच में कट गया। तो इसलिए ये चीज़ जो है मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि इन चीज़ों को मैं अवॉइड करूँ। इसलिए ये हमारे एंजाइमोलॉजी का लेक्चर था वो ख़त्म हुआ। अगला लेक्चर होगा हमारा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी का।